प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही अहम टॉपिक है। क्या इस टॉपिक को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। आखिर ये टॉपिक है क्या? ये कहता है मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कॉइल टू गिव राइज टू बैक ईएमएफ। कौन सी ईएमएफ? बैक ईएमएफ इज नोन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ओके जी, तो भाई ये चीज़ कहलाती है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कॉइल का अपने आप के अंदर इंडक्टेंस पैदा करना। फार्मूला होता है E इक्वल टू एल डेल आई अपॉन डेल टी। अब देखो, एल से मुराद होती है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका यूनिट होता है हेनरी। प्रोफेसर हेनरी गॉरीजन में याद रखो। ई से मुराद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मोटी याद रखो। डेल आई बोले तो करंट, और टी बोले तो दुनिया की सबसे बेवफा चीज़ यानी कि टाइम। अब एमसीक्यूज कैसे कैसे आते हैं? पहले तो यही पूछ लेंगे यार कि फार्मूला, व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और ये फार्मूला भी होगा। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसकी हम बात करेंगे। फिर ये बड़ा आता है कि वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल किस पे डिपेंड करती है। ये एमसीक्यूज होगा 7-8 दफ़ा पेपर में। तो देखो, ऑप्शन ए में था डायमेंशन ऑफ द कॉइल, बिल्कुल करती है। ऑप्शन 2 था बी नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल जिस पे भी करती है। और ऑप्शन सी था परमेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल, इस पे भी करती है। डी में दिया हुआ था ऑल ऑफ दैट। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दैट, यानी डायमेंशन ऑफ कॉइल पे भी, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी, परमेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल पे भी। अब देखो, एक तो सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला ये हो गया E इक्वल टू एल डेल आई अपॉन डेल टी। एक दूसरा फार्मूला भी है, वो क्या है? If del phi is the flux through a coil of n turns when it is carrying a current I, then n phi equal to Li। phi बोले तो फ्लक्स, ठीक है, n बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, L बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस, I बोले तो करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट पेपर में एक न्यूमेरिकल आया था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दी हुई थी 20 वोल्ट का, करंट दिया था 2 एम्पेयर, और वक्त यानी कि टाइम दिया था 0.1 सेकेंड, और पूछ क्या रहे थे? सेल्फ इंडक्टेंस। तो यार, एक तो ये फार्मूला होता है और एक ये भी होता है। आखिर कौन सा यूज़ करेंगे? हम डाटा देखेंगे ना यार। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दी हुई है, इस फार्मूले में तो नहीं है भाई, इस फार्मूले में है। करंट तो चलो दोनों में, और टाइम दिया हुआ है जो कि इस फार्मूले में नहीं है, इस फार्मूले में। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह 20 आ गया, करंट की जगह 2 आ गया, टाइम दिया 0.1 आ गया, एल की जगह एल रखा। अब ये ना डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी। 20 का 0 और ये 0.1 आपस में मर जाएंगे, 2 फिर आपस में मरेंगे और आ जाएगा 1 यूनिट हेनरी। फिर याद रहे कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। डायमेंशन बोले तो ml स्क्वायर t माइनस 2 a माइनस 2। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आखिर ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होती क्या है? एक की जगह 2 कॉइल्स होंगी। इफ 2 कॉइल्स आर क्लोज टुगेदर, बड़े क्लोज हैं भाई, देन चेंजिंग करंट इन वन कॉइल द प्राइमरी, पहले वाले को हम प्राइमरी का नाम देंगे, सेटअप अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अदर यानी कि सेकेंडरी, एंड सो इंड्यूस ईएमएफ इन इट। द इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला ये होता है बच्चों, E2 इक्वल टू माइनस एम डेल आई वन अपॉन डेल टी, और N2 फाई 2 इक्वल टू एम आई वन। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? 2000। करंट प्राइमरी का 3 एम्पेयर, और जो फ्लक्स है 6 × 10⁻⁻⁴। सारी वैल्यूज आप कहाँ पुट करोगे? इस फार्मूले में पुट करोगे। 6 × 10⁻⁻⁴ यहाँ आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न 2000 आ जाएगा, प्राइमरी का करंट 3 एम्पेयर आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पता, ये आपको निकालनी है। तो मेरे भाई करेंगे क्या? यहाँ लिख देंगे हम 2000, ठीक है। ये 6 × 10⁻⁻⁴, यहाँ m, और I1 की जगह 3 एम्पेयर, ठीक है। अब ये जीरो जो हैं माइनस आवर को खाएंगे, 10 की -1 रह जाएगी। 6 को इस 3 से काट दो, यहाँ 2,
टू टू सा 4, 4 को 10 की -1 से मल्टीप्लाई कर दो 0.4, और ऑफ कोर्स यूनिट क्या होगा 0.4 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट। देखो बड़ा अच्छा सवाल है। करंट इन विच देयर इज़ अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज चेंज सो दैट द करंट फॉल्स टू 0 in 0.1 सेकेंड। इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए ये फार्मूला होता है हमारा, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट और टाइम दिया होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 200 है, सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पता, करंट है 5, डेल्टी 0.1 है, एल एंड में निकलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा 400। बच्चों बड़े आराम से। पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। इफ करंट इन प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पेयर in 0.05 second, what is average induced EMF in secondary? If secondary has 800 turns, what is change of flux in it? अब देखो ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्टेंस del I1 अपॉन del T। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको चाहिए तो भाई ज़ाहिर है एम की वैल्यू 1.5 दी हुई है इन्होंने हेनरी में, ठीक है। करंट ऑफ कोर्स 0 20 का डिफरेंस 20 होता है, टाइम 0.05 सेकेंड है, पुट करें 600 वोल्ट। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल इज 2 हेनरी। इफ द करंट इन वन ऑफ द कॉइल चेंजिंग फ्रॉम 10 एम्पेयर टू 0 in 0.1 सेकेंड, द EMF इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल इज। अब देखो ये फार्मूला होता है, यहाँ जो बात कह रहे हैं EMF मालूम करना है, और इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी दी है, करंट 10 to 0 यानी डिफरेंस 10 हो गया, टाइम 0.1 सेकेंड। 10 को पहले 0.1 से डिवाइड करो, ऑफ कोर्स 100 आएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा 200 वोल्ट, यानी ऑप्शन 5 पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे जनरेटर के हवाले से। नंबर ऑफ टर्म दी थी 50, एरिया दिया था 2.5 मीटर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 60 रेडियन पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला, और रेजिस्टेंस दी हुई थी 500 ओम, और करंट निकालने को। अब हम लोग करंट कैसे निकालें भाई, नवाब ई मैक्सिमम का फार्मूला तो नवाब का होता है। तो ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जी हमें पता है I = V अपॉन आर, V की जगह हम ई लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जगह क्या आ जाएगा नवाब, यानी कि नवाब अपॉन आर। अब देखो नवाब में एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स 50, ओमेगा की जगह 60, ए की जगह 2.5, बी की जगह 0.3 और आर की जगह 500। ये काम तुम लोगों का। आई की वैल्यू, क्योंकि इसमें किसी मैजिकल ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आई की वैल्यू आएगी 4.5 एम्पीयर। एसी जनरेटर की वो 4 MCQs जो हर पेपर में एम कैट ई कैट में बार बार रिपीट होती है। व्हेन कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड induce current in it, option A continuously changes, option B remaining same, option C become 0। सोचो in AC generator increasing number of turns in coil, हाँ जी एक ऑप्शन है डिक्रीजिंग EMF, एक है इंक्रीजिंग EMF, एक में EMF 0 का भी कुछ ऐसे ही है। EMF developed by generator depends upon, ऑप्शन ए में एरिया ऑफ रोटेटिंग वायर, दूसरे में लेंथ ऑफ रोटेटिंग वायर, और एक है इफ़ कॉयल इज प्लेस परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन देन नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू कॉयल इज मिनिमम 0 या मैक्सिमम। आइए चलें आंसर देखते हैं। व्हेन कॉयल रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस EMF इन इट कंटिन्यूसली चेंज। ये जो ब्लू कलर से लिखे ना ये सारे करेक्ट आंसर हैं यार। इन AC जनरेटर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल डिक्रीज EMF या इंक्रीज EMF, तो ऑफ कोर्स इंक्रीज EMF। ओके जी बढ़िया है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे EMF बढ़ेगा। EMF डेवलप बाय AC जनरेटर डिपेंड्स ऑन, हाँ जी लेंथ ऑफ रोटेटिंग वायर। एक और बड़ा प्यारा MCQs कि इफ कॉयल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन देन नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कॉयल इज मैक्सिमम। 500 turns of coil in generator has area of 500 centimeter square rotates in field with B equal to 0.06 vapor per meter square. How fast the coil rotated in order to generate maximum voltage of 150 volts?
बच्चों जनरेटर में हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बराबर होती है नवाब के, और ओमेगा बराबर होता है ई अपॉन नैप। एन से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स, ए से मुराद एरिया और बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। अब हमें दिया हुआ क्या है, एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट अ मिनट, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से एक दफ़ा डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे। 5 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। बी हो जाएगा 0.0 से एक, नंबर ऑफ टर्न्स 100, EMF 150 वोल्ट। ये देखो हमने पुट कर दिया ई की जगह 150, नंबर ऑफ टर्न्स 6 × 10⁻², एरिया की जगह 5 × 10⁻², और 100 आ गया बी की जगह। अब बच्चों साफ बात है बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻², 100 कैंसिल, 5 को काटो इससे 30 को 6 से काटो 5, 10⁻² ऊपर जाके +2, तो फाइनल आंसर 500 रेडियन पर सेकेंड इज़ योर आंसर। ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी जनरेटर जिसको हम डायनेमो कहते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं इसके, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर और सिलेंडर। कौन कौन से एग्जाम में पहली एमसीक्यूज, तो ये डायनेमो कहते हैं। स्पेलिंग काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, DYNAM। फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, सिलेंडरिंग, 3 एसेंशियल पार्ट होगा एमसीक्यूज नंबर 2। एमसीक्यूज नंबर 3 के जो फील्ड मैग्नेट होता है ये रोटेटिंग होता है और इसको रोटर कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4, आर्मेचर जो है स्टेशनरी होता है और इसको स्टेटर। एक एक एमसीक्यूज को करते हुए जाओ बच्चों, जो मेरे की पॉइंट्स होते हैं रखो, बड़े हम होते हैं थ्योरेटिकल, एक एक एमसीक्यूज कवर हो जाती है अगर वो ईमानदारी से कर लेंगे। अब देखो इसका जो फार्मूला होता है सरकारी, E = नवाब साइन ओमेगा टी। नवाब में एन से बड़ा नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ए बोले तो एरिया, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, बहुत शुरू से बढ़ रहे हैं। ओमेगा खुद 2πf के बराबर होता है। अब देखो जब हम मैक्सिमम वोल्टेज की बात करते हैं वो E0 होता है और हम कहते हैं E = E0 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह 2πf पुट कर दो। लेकिन याद रखो न्यूमेरिकल में जो हम लेते हैं वो मैक्सिमम ही लेते हैं, जो कि खाली किसके बराबर होता है, नवाब के। ऑफकोर्स थीटा 90 होगा इसका। अब जो स्मॉल जनरेटर हैं बच्चों उनको मैग्नेटो कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और जो बिग जनरेटर है उनको अल्टरनेटो कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो देखो फार्मूले से ही बता सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के, एंगुलर वेलोसिटी के, एरिया के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका कॉन्सेप्ट पूरा आपको वाज़ेह करवाता हूँ। अब डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर हमने देख तो लिया कि भाई डीसी जनरेटर जो है इसकी मिसाल इलेक्ट्रिक मोटर है, एसी जनरेटर की मिसाल जनरेटर, एसी यानी जनरेटर, डीसी। आखिर ये वर्क किस पे करता है? देखो डीसी जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर भी है। बेसिकली क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक मोटर चलाई, जली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने लगी, मैकेनिकल में। एसी जनरेटर में क्या होता है, पेट्रोल या गैस के ज़रिए जनरेटर चलता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक तो ये एमसीक्यूज हो गई, ठीक है जी। फिर हैम तरीन एमसीक्यूज है कि इनका प्रिंसिपल क्या है। तो वेल सबसे पहले डीसी जनरेटर का देख लेते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या मतलब हुआ? देखो एक बात सुनो, हम एक क्या करेंगे, कंडक्टर लेंगे, बेसिकली नॉर्थ पोल साउथ पोल तो होते हैं, ठीक है, उस पर लगेगी एक फोर्स और ये किसके अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ज़ाहिर इस कंडक्टर को रोटेट करेगी और रोटेट होते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगेगी, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल फैन भी आप कह सकते हो, ठीक है, बहुत अहम बात है। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो एक कॉइल हम रखते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल में, लेकिन यह कहानी कुछ अलग है। कॉइल को हम खुद रोटेट करते हैं। यार जनरेटर चलाया है ना घर में, क्या करते हैं, हाथ से जनरेटर खोलते हैं, कॉइल को रोटेट करते हैं। बाज़ वक़्त कुछ जनरेटर बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब एक बड़ी अहम बात होती है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखें, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी एमसीक्यूज आ चुकी है कि डीसी जनरेटर में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चलती है, और एसी जनरेटर में डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड रूल से पता चलती है। दूसरी बात कि जो एसी जनरेटर का करंट है उस करंट को कहते क्या हैं, इंड्यूस करंट कहते हैं, ठीक है। फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा।
और लास्ट डिफरेंस जो पहले भी बात की थी मैंने कि जी एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती है, स्प्लिट रिंग्स, और डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग। स्प्लिट रिंग का एक नाम कम्यूटेटर भी होता है। आखिर ये होती क्या है? देखो, एक कॉपर की रिंग को हम दरमियान में से काट देते हैं, एक S1 कहलाती है, एक 2 सेमी सर्कल शेप में। लेकिन स्लिप रिंग बड़ा दिलचस्प बात होती है। 2 कोएक्सियल कॉपर रिंग्स होती हैं कब? जब हम बात करते हैं स्लिप रिंग की। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चों, मैग्नेटो कहते हैं स्मॉल जनरेटर को। तो कह रहे हैं मैग्नेटो इज यूज इन इग्निशन सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन, मोटर बाइक, मोटर बोट्स। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो पास पेपर की एमसीक्यूज, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलोनॉइड इज। सो डियर, हमने इसको बहुत डिस्कस किया है कि सिलेंडर के अंदर ये जो वायर्स होते हैं इस तरह के, ये चीज़ कहलाती है सोलोनॉइड। कैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो देखो, असल तो फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग बी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। तो जी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और सिर्फ सोलोनाइट नहीं, टोराइड में भी यही होता है। सोलोनाइट और टोराइडों हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? करंट की। वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी अहम बात कि न्यू नोट मैंने बताया 4/10 की और -7, और ख़ुद स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय लेंथ इन मीटर। यानी मैग्नेटिक फील्ड बी का फार्मूला कुछ ऐसे बन जाता है 4π×10 की और -7 n/l × I। अब इस जम में एक सवाल था जब करंट दिया था 2 एम्पेयर, नंबर ऑफ टर्न 200 और लेंथ ही 20 सेंटीमीटर। ज़ाहिर फार्मूले में पुट कर देते, लेकिन एक और पंगा तो हो गया उन्होंने, क्या लेयर्स भी दे दी। कितनी लेयर्स दी थी? 5। याद रहे, नंबर ऑफ लेयर्स जब आएंगी तो इसी फार्मूले में एंड में हम क्या करेंगे? फार्मूले को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? नंबर ऑफ लेयर्स से। अब देखो 4π×10 की -7 जो का, तो नंबर ऑफ टर्न 200 जो की, तो लेंथ चूँकि 20 सेंटीमीटर है इसलिए मीटर के लिए 100 से डिवाइड भी करेंगे। करंट की जगह 2, लेकिन 5 लेयर्स भी हैं तो एंड में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 5 से। अब कैलकुलेशन के स्टेप मेरे देखा करो किस तरह मैं करता हूँ, ये बढ़िया बात है, ख़ासतौर पे एमकेट के बच्चे हों तो। ये 20 कैंसिल हुआ, ये 100 ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे नीचे वाली चीज़। 2 और 1 3 0। अब देखो 2 5 10 होता है, 1 0 ये भी आ गया, 3 और 1 4 0। यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई 4π×10 की पावर -7 10 की R 4, यानी कि 4π×10 की पावर -3। किसकी वैल्यू हो गई? बी। ऑफ कोर्स जिसका यूनिट टेस्ला भी होता है, वेब पर मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी होता है। जो भी ऑप्शन में दिया हुआ होगा वो हमारा आंसर। देखिए, एक चीज़ होती है टोराइडल फील्ड, जिसको हम सर्कुलर सोलोनाइड भी कहते हैं। ये क्या होती है? कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ सर्कुलर कोर विथ क्लोज टर्न, जैसे कि सर्कुलर सोलोनाइड या टोराइड। अब कहते हैं इस सर्कुलर बात इज आउटसाइड द कोर ऑन द इनर साइड ऑफ टोराइड, इट इनक्लोजेस नो करंट, हैंस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 0। सो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कुलर पाथ क्या होता है? आउटसाइड द कोर ऑन द इनर साइड ऑफ टोराइड, इफ़ इनक्लोज नो करंट हैज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0। अगर कोई करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 हो जाएगी। वैसे फार्मूला एक्चुअली ये है। ज़ाहिर है अगर करंट 0 होगा तो भाई ये पूरा वैल्यू 0 होनी है। तो क्या कहते हैं? इफ सर्कुलर पाथ इज विद इन द कोर, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व विल बी थ्रेटेड बाय n टर्न्स ईच कैरिंग अ करंट I। देखो, इसमें करंट होता है बेसिकली यहाँ पीक पे होता है और यहाँ पे 0 हो जाता है। ये 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? 0। अब फार्मूला इसका है P = μ0 Ni/2πr। देखो, बात जब भी सर्कल की होगी तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2πr होता है ना, तो 2πr के फार्मूले से डिवाइड कर दिया सोलेनॉइड के फार्मूले का। अब होगा क्या? देखो, μ0 बराबर होगा 4π×10 के -7 के, ठीक है। n I तो है जैसा कि है, नीचे 2πr आ गया। अब कुछ कटेगा? जी हाँ, 2π कटेगा। तो फाइनली हमारे पास जो न्यूमेरिकल में सिचुएशन हुआ करेगी वो क्या होगी? 2π × 10 की पावर -7 Ni/r।
अब देखो यहाँ आर से मुराद है रेडियस, यहाँ अगर डायमीटर दिया जाएगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डायमीटर अगर दिया जाएगा तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, रेडियस निकालना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करैक्शन कर लें कि जब ये 2 पाई कटेगा तो यहाँ 2 × 10⁻⁷ रह जाएगा, NR/I, इतना फार्मूला हमारा रह जाएगा जब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी टोराइड के केस में। ठीक है जी। जो पास पेपर का एक बड़ा अच्छा सवाल टोराइड के ऊपर, इंटरनल डायमीटर 22 सेंटीमीटर यानी कि ये बोले तो, और एक्सटर्नल डायमीटर 26 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये कि जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको मीन डायमीटर निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, 22 और 26 को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, 24 सेंटीमीटर। ये तो आ गया डायमीटर। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है जी, नंबर ऑफ टर्न 300, करंट 5 एम्पीयर, और हमें बी चाहिए जिसके लिए फार्मूला 2 × 10⁻⁷ NI/R। जाहिर सी बात है ओरिजिनल फार्मूले में 2 पाई कैंसिल हो जाता है। अब हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि 2 × 10⁻⁷ तो लिखना है, नंबर ऑफ टर्न 300 है, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड भी हो जाएगा, करंट है 5 एम्पीयर। अब देखो ये दोनों ज़ीरो तो ऊपर चले जाएंगे और ये दो भी हैं, 4 ज़ीरो, 4 ज़ीरो -4 को खाएंगे, 10⁻³ रह जाएगी। अब देखो ये 3/12, 2 5 10 है, इसको ज़रा मैंने साइड पे कर दिया किसी वजह से। 3 से काटो 12 को, क्या बचता है 4, और 10/4 बड़ा सिंपल है 2.5, तो फाइनल आंसर आएगा 2.5 × 10⁻⁻3। एक बार दोबारा देख लो यार, ये 2 ज़ीरो ऊपर गए, 2 और 2 4 ज़ीरो, 10⁻⁷ को खाना शुरू करेंगे, जितने ज़ीरो उतना खा जाएंगे, 10⁻³ रह गई। 3 को 12 से काटा, नीचे 4 बचा, 2 5 10 है, ठीक है। या चाहो तो और काट दो यार, 2 को 4 से काटते 5/2 2.5 आ जाता है, जैसे करना चाहो कर लो। फाइनल आंसर 2.5 × 10⁻⁻3। यूनिट ऑफ को टेस्ला भी हो सकता है, वेब पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, सोलोनाइट कहते हैं, सोलोनाइट इज़ अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound around on a long cylinder with close turn. The line of magnetic are fairly parallel and closely packed inside the solenoid, indicating that field is strong and uniform in the middle portion of the solenoid. Outside the solenoid, the lines are widely separated and the field is weak. ये देखो बच्चों, ये है डायग्राम सोलोनाइड, और ये B इक्वल टू न्यू नॉट NI। न्यू नॉट से मुराद है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला सोलोनाइड के केस में होता क्या है, एक सिलेंडर होता है जिसके गर्द हमने वाइल लपेटे होता है। अब ये जो फील्ड है बड़ी स्ट्रांग होगी, यहाँ पे जैसे जैसे भर जाएंगे वीक होती रहेगी, ना सिर्फ वीक होती रहेगी, एक वक्त आएगा क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। Again, outside the solenoid, lines are widely separated and field is weak until it becomes 0. एक खास टाइम पे आकर के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बच्चों इस टॉपिक के न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंस कह रहे हैं कि फेयरली पैरेलल होती है, क्लोजली पैक इनसाइड द सोलोनाइड, इंडिकेटेड दैट फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म इन मिडल पोर्शन ऑफ सोलोनाइड। बिल्कुल चाहिए, स्ट्रॉन्ग भी होगी और यूनिफॉर्म भी होगी। सो डेयर देखते हैं आगे के टॉपिक्स। If there are n turns per unit length of the solenoid and each turns carries a current I1 या I, the current enclosed by the lobe ABCDA will be NL1 I and yes B equal to न्यू नोट NL1 × I, यानी ये प्रोडक्ट हो जाएगी ना यार। NL1I को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यू नॉट से, जो कि बेसिकली वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये ख़ास केस दिया था कि n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलोनाइट एंड ईच टर्न्स कैरीज अ करंट, द करंट इनक्लोज बाय द लूप ABCDA विल बी। तो भाई ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B इक्वल टू न्यू नॉट N × L1 है ये, हाँ, फिर × I। अच्छी MCQ है। सोलोनाइट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एस 300 टर्न्स of wire, a current of 5 ampere flow through it. What is the magnitude of magnetic field inside solenoid? और लेंथ 15 सेंटीमीटर का करंट जो है 5 एम्पियर,
नंबर ऑफ टर्न 300। तो भाई मेरा शॉर्टकट फार्मूला तो इतना होता है बस, 4 पाई इंटू 10 की माइनस 7 एन आई अपॉन एन एल अपॉन आई। अब नंबर ऑफ टर्न 300 है, लेंथ देखो 15 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे भाई। का करंट 15 है, 5 है। अब देखो ये 15 और 30 कट गया, बड़ा आसान है, काट दो। वेट अ मिनट, अरे यार 2 0 ये, 1 0 3, तीसरा 0 ये, अरे ऊपर जाके मल्टे, और 2 5 10, 1 0 ये भी आ गया। कितने 0 हो गए रे? 4 0। पावर -7 में 4 की कमी कर दो, 4 पाई इंटू 10 की पावर -3। और मेरी मैजिकल ट्रिक में 4 पाई कितना होता है भाई? 12.56। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर डेसिमल को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, ठीक है, तो एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है मुझे, यानी ये फाइनली 1.256 इंटू 10 या माइनस 2। मैं देख लूँगा ऑप्शन में किस तरह आंसर मेरा लिखा है। इफ़ अ सोलोनाइट हैज़ अ सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक कोर, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड 8। यानी अगर हम क्या करें, सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक लगा दें तो क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? बड़ा अच्छा सवाल था। टोराइट हैज़ 3000 टन्स, द इनर एंड आउटर डायमीटर आर 22 एंड 26 सेंटीमीटर, ठीक है, 26 भी है, चला, ठीक है। कैलकुलेट फ्लक्स डेंसिटी इन साइड द कोर व्हेन देयर इज़ अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। तो मेरे भाई बी का एक नाम फ्लक्स डेंसिटी भी होता है, नंबर ऑफ टर्न 3000 है, करंट 5 एम्पेयर है। और देखो इंटरनल डायमीटर 22 है और एक्सटर्नल 26 है, तो डायमीटर कैसे निकला? 22 और 26 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 24 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या होता है? डायमीटर डिवाइड बाय 2, यानी 12 सेंटीमीटर। ये बच्चों फार्मूला होता है बी इक्वल टू न्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब चूँकि न्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 के -7 होता है, मैं इसको 2 पाई से एक बार कैंसिल कर देता हूँ और मेरी शॉर्टकट हो जाती है 2 इंटू 10 की पावर -7 एन आई अपॉन आर। अब 2 इंटू 10 के -7, एन की जगह 5000, आई 5 है। चूँकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है 10 के -2। अब देखो ये -2 ऊपर जाके +2 और ये 3 0, नेगेटिव पावर को खाएंगे। नेगेटिव पावर 10 की पावर -7 है, 2 और 3 5 0 से -2 रह जाएगी, 2 5 10। अब 3 इंटू 10 अपॉन 12 कटेगा 3 से जी हाँ, 10 अपॉन 4, 2.5 इंटू 10 की पावर -2। चाहो तो ऐसे लिख दो या डेसिमल को 2 धक्के लगाओ, 0.025। ये आ गई बी की वैल्यू 0.025 टेस्ला या वेपर पर मीटर स्क्वायर। बी जिसका एक नाम क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी भी होता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सोलोनाइट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 5 स्क्वायर सेंटीमीटर with 250 turns on it. If a current of 5 ampere is passing through it, find B. B से मुराद क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और देखो एक और क्वेश्चन है, सोलोनाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ 250 टर्न्स। इफ द करंट फ्लोइंग इन इट इज़ 5 एम्पेयर, फाइंड बी इन सोलोनाइट। दो डिफरेंट सवाल लेकिन सोल्यूशन एक। देखो लेंथ ऑफ सोलोनाइट है 25 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 250 और करंट है 5 एम्पेयर। जबकि इस सवाल में भी सेम सिचुएशन है, लेंथ इतनी है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे इन्होंने दिया है क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया दिया है, और यहाँ ये जो है ना 5 सेंटीमीटर इन्होंने दिया है डायमीटर, ठीक है। दो सवाल लेकिन सोल्यूशन है। दोनों में लेंथ 25 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न 250 है और करंट 5 है। अब बोलोगे सर यहाँ एरिया दिया है और यहाँ डायमीटर दिया है, तो अल्लाह के बंदो फार्मूले में कहीं एरिया और डायमीटर का इस्तेमाल है? नहीं, फार्मूले में ना एरिया का इस्तेमाल है ना डायमीटर का। दोनों सवाल में डॉज देने के लिए दिया है। सीधी साधी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स 250 है, लिख देंगे हम 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100, करंट 5 एम्पेयर है और 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 25 कटा और ये सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे
2 पाई इंटू 10 की पावर -3, 2 पाई का मतलब है 6.28 इंटू 10 की पावर -3। भाई देखो ना, 2 ज़ीरो और एक ये 3 ज़ीरो, और फिर ये 4 5 ज़ा 20, 1 ज़ीरो, फाइनली आंसर आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है। आइडियल ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप अप alternate EMF of 220 volt to 4 kilovolt to transmit 12 kilowatt of power, the current reading of the second। तो भाई जब भी पावर और वोल्टेज दिया हो, करंट निकालना हो, तो पावर को डिवाइड कर देते हैं वोल्टेज से। बात हो रही है सेकेंडरी करंट की, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी पावर डिवाइड बाय सेकेंडरी वोल्टेज। पावर तो एक ही दी हुई है, तो भाई ये आपकी हो गई 12 किलोवाट। वोल्टेज दो दिए हैं। अब हम देखेंगे सेकेंडरी वाला कौन सा है, ज़्यादा वाला। ज़्यादा वाला क्यों, क्योंकि बात हो रही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। तो ज़्यादा वाला कितना है, 4 किलोवाट, और पावर है 12 किलोवाट। रख दें फार्मूले में, 12/4। आंसर क्या हो जाएगा, 3 एम्पेयर। प्राइमरी का वोल्टेज 12 वोल्ट, सेकेंडरी का वोल्टेज 18,000 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स अगर सेकेंडरी की 6000 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की कितनी होंगी। ठीक है जी, प्राइमरी की कितनी होंगी। तो भाई प्राइमरी का वोल्टेज 12 है, सेकेंडरी का 18,000 है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की 6000 है, तो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी की पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, आप एक बात ध्यान में रखो, मैंने इस तरह अरेंजमेंट करता हूँ फार्मूले का। देखो, अगर करंट और नंबर ऑफ टर्न्स की बात है तो बस इतनी सी बात, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स की रिलेशन लेंगे। अब मौजूदा सूरत हाल में बात हो रही है नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज की, तो हम इन दो की बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज की। हाँ, अगर वोल्टेज और करंट की बात हो तो फिर इतनी बात करते हैं, फिलहाल इतनी बात कर रहे हैं हम। हमें चाहिए नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी दी हुई है। अच्छा, इस फार्मूले में एज इट इज भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स 6000, ठीक है, प्राइमरी की नहीं पता, निकालनी है। वोल्टेज सेकेंडरी का 18,000, प्राइमरी का 12। मैथ्स के रूल के तहत ये 6000 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, और 18,000 से कटेगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर ले आए, ठीक है। अगले स्टेप में इस 6000 को इधर ले आए। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी 18,000, ये 6000, ये काटा, 4 आया, मज़ीद 4 और 12 को काटा, 1/3। अब देखो 1/NP बराबर है 1/3 के। अब उलट दो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो यार। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, इसका मतलब है किसके बराबर होगी, 3 के। किसके बराबर होगी, 3 के, ठीक है जी। इसमें ज़रा कैलकुलेशन को क्रैक कर लें। 18,000 जब 6000 से कटेगा तो ऊपर 3 बचेगा, 3 और 12 को दोबारा काटेंगे तो 1/4 बचेगा। 1/NP अगर 1/4 के बराबर है तो NP बराबर। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफार्मर। आखिर ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक स्टेप अप, क्योंकि वोल्टेज को बढ़ाता है, एक स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को कम करता है। स्टेप डाउन की बेहतरीन मिसाल है इलेक्ट्रिक बेल, 220 वोल्ट को 4 वोल्ट पे ले आती है। स्टेप अप में दो चीज़ें हमेशा बढ़ी हैं, एक तो नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इंक्रीज होंगी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी की प्राइमरी से ज़्यादा होंगी, वोल्टेज भी सेकेंडरी का प्राइमरी से ज़्यादा होगा। और स्टेप डाउन में सारे कहानी उल्टी हो जाएगी, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगी, कम। तभी तो हम डाउन कह रहे हैं। सेकेंडरी का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, कम, यानी प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा। लेकिन बच्चों, जो पैटर्न नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज में चलता है, करंट में बिल्कुल अपोजिट चलता है। स्टेप अप में मैंने कहा कि हमेशा सेकेंडरी की टर्न्स और सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा, लेकिन करंट किसका ज़्यादा होगा, प्राइमरी। इसी तरह स्टेप डाउन में प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज ज़्यादा होगा, लेकिन करंट किसका ज़्यादा होगा, सेकेंडरी का। अब देखो, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी टर्न डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी टर्न्स इक्वल टू करंट ऑफ प्राइमरी डिवाइड बाय करंट ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी। अब एक्चुअली फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, देखो, अगर वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स की बात होगी तो ये वाला, वोल्टेज और करंट की होगी तो ये वाला,
करंट और नंबर ऑफ टर्न्स की होगी तो ये वाला। जल्दी नोट डाउन कीजिए बच्चों, बोर्ड पे देखो। एक चीज़ कहलाती है एडी करंट। ये क्या होता है? पावर लॉसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफार्मर में क्या क्या पावर लॉसेस होते हैं। पहला पावर लॉस होता है जिसको एडी करंट कहते हैं। होता क्या है कि एक आयरन कोर होती है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके नतीजे में हीटिंग होती है और इसको हम कैसे सही करते हैं? लैमिनेशन से। जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है वो इसका हल है। एमसीक्यूज क्या आएगी कि किस किस तरह की पावर लॉस होती है। तो एक तो एडी करंट कहलाती है, एक हाइस्टेरेसिस लॉस कहलाती है, एक पावर डिसिपेटेड। एडी करंट क्या होता है? ये जो आयरन कोर होती है ना, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बार बार आगे पीछे हो रहा होता है, यानी एडी करंट प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से। हीट प्रोड्यूस होगी। हीट जब प्रोड्यूस होती है ना यार, याद रखो, तो हमेशा पावर लॉस होती है। गर्मियों में बिजली का ज़्यादा आने का एक रीज़न ये भी होता है। तो इसका हल क्या है? लेमिनेशन कर दो। गर्मियों में बिल ज़्यादा आ रहा है तो क्या करो? लेमिनेशन कर दो भाई साहब। दूसरा होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर रिवर्स। जी, डायरेक्शन जो है मैग्नेटाइजेशन कोर की रिवर्स हो जाती है, जिसके नतीजे में जो लॉस होता है उस लॉस को नाम क्या देते हैं? हाइस्टेरेसिस लॉस। हाइस्टेरेसिस लॉस भी क्या है? ट्रांसफार्मर की पावर लॉस का टॉपिक। देखो, एक तो ये हमारे जो फार्मूले हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स आने वो एक अलग है। दूसरा, ट्रांसफार्मर से जो एमसीक्यूज पक्की आती है पेपर में वो पावर लॉस से रिलेट आती है। ठीक है, थ्योरी में नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है। तो हाइस्टेरेसिस लॉस होता है। इस हाइस्टेरेसिस लॉस को कैसे कवर करते हैं? स्पेशल अलाउ बना, स्पेशल अलाउ बना के, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट चीज़ होती है डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड होना, जिसका फार्मूला आई स्क्वायर आर होता है। देखो, अक्सर होगा शिकायत आपको क्या होती है कि यार बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, गर्मी भी नहीं है, फिर क्यों आ रहा है? वायर बड़े थिन है। थिन वायर को किससे रिप्लेस कर दो? थिक वायर से। पावर लॉस कम हो जाएगी। ब्लू कलर से लिखा है, इसका मतलब है ये मसले का हल है। हाइस्टेरेसिस लॉस कैसे सही होगा? स्पेशल अलाउ से। पावर डिसिपेटेड थिक वायर से, ऐसे एमसीक्यूज आती है। और एडी करंट कैसे सही होता है? लेमिनेट। बड़ा अच्छा सवाल है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो सबसे पहले वर्ब आ रहा है स्टेप डाउन। एक बात तो तय कि नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म्स और वोल्टेज ऑफ प्राइमरी ज़्यादा होगा सेकेंडरी से। ट्रांसफार्मर द इनपुट वोल्टेज इज 22 किलो वोल्ट। 22 किलो वोल्ट बहुत हाई होता है और इनपुट का मतलब है प्राइमरी वोल्टेज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। एंड द आउटपुट वोल्टेज इज़ 550 वोल्ट। अंडरस्टूड सी बात है कि आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी कम होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी टू डेथ इन प्राइमरी। अब देखो, जब भी रेशियो के साल आए बायो वाले खासतौर पर वर्डिंग में देखो, पहले किसका जिक्र हो रहा है? सेकेंडरी। बाद में किसका जिक्र हो रहा है? प्राइमरी। तो सेकेंडरी ऊपर, प्राइमरी नीचे, क्योंकि ऑप्शंस वो ऐसे देते हैं कि अक्सर फंस जाता है बंदा। ये अब देखो, सेकेंडरी टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स, ये फार्मूला हमारा लगता है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइमरी, हमेशा बराबर किसके होगा? वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। सो डियर, वोल्टेज सेकेंडरी का 550 है और ये 22 किलो है, तो इसका मतलब 3 जीरो लग जाएंगे। अब देखो कटता क्या है? ज़ीरो ने ज़ीरो को मार डाला, 11 के टेबल से 55 और 22 को हमने काट डाला, यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 20 बच रहा है, ये मज़ीद कटेगा, यहाँ 1, यहाँ 4, तो ये हो जाएगा 1/40 आंसर। अच्छा देखो, ऑब्वियस सी बात थी, बात हो रही है सेकेंडरी और प्राइमरी की। प्राइमरी की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि कौन सा है? स्टेप डाउन है, तो 1:40। फिर मैं कह रहा हूँ स्टेप डाउन। स्टेप डाउन की बात है कि प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शन भी आपको इसी तरह देते हैं। फ़र्ज़ करो 40:1 दे दें, तो 40:1 नहीं है आंसर। इसका आंसर क्या है? 1:40। एक तो रीज़न है कि प्राइमरी ज़्यादा होनी चाहिए, और देखो वर्डिंग में क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी का किसके साथ निकालें? प्राइमरी के साथ। तो सेकेंडरी ऊपर, प्राइमरी नीचे, और ऑफ कोर्स प्राइमरी ज़्यादा है, तो आंसर होगा 1:40। देखिए, कह रहे हैं इन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर द इनपुट वोल्टेज इज 22 वोल्ट एंड आउटपुट वोल्टेज इज 55 किलो वोल्ट। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू डेथ इन प्राइमरी इज। तो डेयर, बड़ा अच्छा सवाल है। नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स और नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स का रेशियो पूछो, जो कि बराबर होता है वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी और वोल्टेज ऑफ प्राइमरी।
वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी दिया है 55 किलो वोल्ट, यानी 55 के साथ 3 जीरो लग जाएंगे। और ज़ाहिर है स्टेप अब है तो प्राइमरी वाला यानी इनपुट कम होगा और आउटपुट सेकेंडरी ज़्यादा होगा, जो दिख भी रहा है। सो अब रेशो किसका पूछ रहे हैं, सेकेंडरी का प्राइमरी या प्राइमरी का सेकेंडरी, तो वो वही पूछ रहे हैं, सेकेंडरी टू प्राइमरी। सो डेयर पुट कर दी वैल्यूज, कुछ कटेगा जी हाँ, ये 11 के टेबल से कटेगा, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 2 मज़ीद कट सकता है 50 से, बिल्कुल जी। तो ये हो जाएगा 2500:1। याद रहे रेशो में अपॉन का मन लाजमी लिखा जाता है, और सेकेंडरी ज़्यादा होना भी चाहिए प्राइमरी से, क्योंकि बात किसकी हो रही है, स्टेप अप की। बहुत प्यारी एमसीक्यूज हैं कुछ और। ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस, हाँ जी ये हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी में, एडी करंट लॉस। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल मैक्सिमम व्हेन, हाँ ये एमसीक्यूज बहुत आती है, क्या कि एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम कब होती है, तो इसका जवाब है व्हेन करंट लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ओके जी, ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ करता है, देखो नाम ही ट्रांसफार्मर का है कि कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म करता है, ये एमसीक्यूज बहुत आती है। तो करता क्या है, क्या करंट, क्या वोल्टेज, तो जनाब ये पावर ट्रांसफॉर्म करता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी अब तक जो ट्रांसफार्मर बना है उसकी कितनी है, 98%। थ्योरेटिकल आप कोई भी कर लो, लेकिन 98 से ज़्यादा अभी तक किसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी नहीं हो पाई है रियल लाइफ में। हाँ जी, सोच के जवाब दें। तो यार करंट तो चेंज होता है, वोल्टेज भी चेंज होता है, क्या चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। एक और बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, इन ट्रांसफार्मर एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाँ जी थ्रो कॉयल, थ्रो एयर या बाय फ्लक्स, जवाब दो किसके थ्रो होती है, तो जी करेक्ट आंसर है बाय फ्लक्स। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच मेक यूज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन एंड ऑल्टरनेट ईएमएफ। मतलब क्या हुआ, स्टेपिंग अप का मतलब हो गया नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न का बढ़ना, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न से, वोल्टेज सेकेंडरी का बढ़ना प्राइमरी वोल्टेज से, और स्टेप डाउन का मतलब हो गया कि अब की दफ़ा सेकेंडरी वोल्टेज कम हो जाएगा प्राइमरी से, नंबर ऑफ टर्न भी कम हो जाएंगे प्राइमरी से। होता है क्या, स्टेप डाउन की बेहतरीन मिसाल है इलेक्ट्रिक बेल, 220 वोल्ट को सिर्फ 4 वोल्ट कर देती है। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है कि स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ती हैं, वोल्टेज भी बढ़ता है, लेकिन एक चीज़ इन दोनों के रेसिप्रोकल होती है और वो होता है करंट। अगर नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज बढ़ेंगी तो करंट जो है वो कम होगा। करंट प्राइमरी का ज़्यादा होता है सेकेंडरी के करंट से स्टेप अप में। जहाँ तक स्टेप डाउन का ताल्लुक है तो वोल्टेज भी कम हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाती है, यानी कि प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होती हैं, बाद में सेकेंडरी की कम रह जाती है। प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का कम हो जाता है, लेकिन वोल्टेज का मामला और नंबर ऑफ टर्न्स के बरस करंट का मामला उल्टा होता है। करंट हमेशा किसका ज़्यादा हो जाएगा, सेकेंडरी का, किससे ज़्यादा हो जाएगा, प्राइमरी से। कब की बात हो रही है, स्टेप डाउन की। जो ट्रांसफार्मर के टॉपिक से जितनी भी एमसीक्यूज आज तक पास पेपर में आई हैं सारी हम डिस्कस करते हैं। और ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज, ऑप्शन ए है करंट, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, और कौन सा सही है सोच के। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आता है ट्रांसफार्मर में, पावर लॉसेस और उनकी रेमेडीज़। तो सबसे पहले तो एडी करंट क्या होता है, इंड्यूस ऑफ द सरफेस ऑफ आयरन कोर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसिंग हीटिंग एंड देयरफॉर रिड्यूस अमाउंट ऑफ पावर हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू सेकेंडरी। ठीक है जी, ईच टाइम डायरेक्शन। अब ये जो पहला है एडी करंट, इसमें क्या होता है कि ये प्रोड्यूस क्यों होता है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर एक छोटी सी बात पूछें एमसीक्यूज इस तरह आएगी कि एडी करंट का रीज़न क्या होता है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको सही कैसे किया जाता है, तो वेल ये जो ब्लू कलर से लिखा है मैंने, रेमेडीज मैंने ब्लू कलर से लिखी है, लेमिनेशन। एक और बड़ा है, each time direction of magnetization of core is reserved, some energy is wasted in overcoming internal friction, this is known as hysteresis loss। hysteresis loss किस वजह से होता है,
ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन चेंज होती है। अगर एक सिंपल सी बात पूछे रीज़न, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और सही कैसे होगा? अलाउ। अलाउ का मतलब होता है कि मेटल्स का डिफरेंट कम्बिनेशन। और एक चीज़ होती है जो एनर्जी लॉस होता है, जिसके लिए फार्मूला I²R होता है। अब देखो एनर्जी लॉस कब होता है? अगर आप घर के हालात भी देखोगे, घर में करंट बिल ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसका रीज़न होता है कि आपके घर की वायरिंग थिन होती है। तो क्या करें जी? ये जो ब्लू कलर से लिखा है, थिक वायरिंग करना, जब पावर लॉस का मसला। ये बड़ा अच्छा सवाल है। ट्रांसफार्मर हैज़ 400 टर्न्स in its primary coil. If the input voltage of the transformer is 200 volt, what should be the number of turns of the secondary coil to obtain output of 5 volt? तो इन या प्राइमरी हो गई 200 इनपुट और प्राइमरी वोल्टेज और आउटपुट सेकेंडरी वोल्टेज हो गया 5। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की हैं 4000, नंबर ऑफ सेकेंडरी चाहिए। ये वाली रिलेशन लगा देंगे। देखें, Vs की जगह 5, Vp की जगह 200 और Np नंबर ऑफ टर्न्स की जगह 4000। मैथ्स के रूल कहते हैं 4000 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 200 और 4000 के 2 ज़ीरो काट दो तो 40 बच रहा है। 40 को 2 से 25 100 इज़ योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर बराबर होती है 0.5 Li²। आई से मुराद करंट, एल से मुराद इंडक्टेंस, या हाफ Li²। अब देखो इस फार्मूले पे बहुत न्यूमेरिकल है। एक आया था कि इफ़ करंट इंक्रीज 100 टाइम्स देन एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर विल। सो यार इस फार्मूले में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, अगर इंडक्टेंस कांस्टेंट रहता है। करंट अगर 100 टाइम बढ़ रहा है तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 टाइम। एनर्जी 10,000 टाइम बढ़ेगी। और जनाब नेक्स्ट ईयर जो एक सवाल आया था वो ये आया था कि इंडक्टेंस इन्होंने लेंथ जो है वो 2 मीटर दी हुई थी, एल से मुराद लेंथ, और करंट दिया हुआ था 10 एम्पीयर। और पूछ क्या रहे? एनर्जी। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा भाई? हाफ Li²। तो फार्मूला लगा दीजिए और L की जगह लेंथ यानी 2 पुट कर देंगे। यह लहदा बात है, हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। आंसर हो जाएगा 100 जूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो। एक कहलाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें सवाल लाजमी है कि आखिर ये लॉ क्या है। बहुत सारी स्टेटमेंट दी होती हैं तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इसको याद रखने की बड़ी आसान ट्रिक है मेरी। FBI मशहूर एजेंसी है, हम दिखाइए, ठीक है। तो F क्या होगा, B क्या होगा, I क्या होगा? F से मुराद फोर्स, B से मुराद मैग्नेटिक फील्ड और I से मुराद करंट। डायरेक्शन कैसे होती है वो मैं बता। देखो FBI के लिए देखो ये फोर्स हो गई आपकी थंब की डायरेक्शन, B मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है आपके, और ये I हो जाएगा करंट। तो ऐसी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। थंब की डायरेक्शन में आपकी फोर्स, सेकंड फिंगर जो हो गई ये आपकी क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी जो फिंगर्स हैं इनको जो हम कर्ल कर रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? करंट की डायरेक्शन। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो याद रखने की बेहतरीन ट्रिक होती है FBI, कभी गलती नहीं, ठीक है। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, F is directly proportional to sin theta, F is directly proportional to length, F is inversely proportional to magnetic field. So dear फार्मूला आखिर होता क्या है? F इक्वल टू भेल साइन थीटा। तो मेरे भाई करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है जी। साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है जी। एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इसकी बड़ी आसान पहचान है, ये लेफ्ट पे, ये राइट पे हैं, ठीक है, और ऊपर है, तो इसका मतलब इन सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। बी के भी, आई के भी, एल के भी, साइन थीटा के भी। तो आई में तो है, साइन थीटा में ये कहाँ से आ गया भाई? अकॉर्डिंग टू फार्मूला साफ दिख रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, नॉट इनवर्स ऑफ पी। तो कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है? ये ऑप्शन 4। द ब्राइटनेस स्पॉट्स ऑन स्क्रीन in the CRO is controlled by anode, cathode, grate, filament.
तो बड़ी अच्छी एमसीक्यू है। ब्राइटनेस स्पॉट ऑन स्क्रीन इन द CRO इज कंट्रोल्ड बाय ग्रेट। दिस इज योर। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ लेंथ ऑफ सोलोनाइट गेट्स डबल while keeping n number of turns constant the resultant magnetic field will be। सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है। तो आखिर पूछा गया है कि लेंथ ऑफ सोलोनाइट गेट्स डबल while keeping n number of turns constant the resultant magnetic field will be। तो देखो पहले तो एक इसका फार्मूला पता होना चाहिए, बी मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज़ बड़ी काम की, न्यू नॉट फार्मूलों में हमेशा ऊपर ही आते हैं। तो भाई न्यू नॉट तो आ गया, और आई क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑफ कोर्स करंट भी आएगा। और एन नंबर ऑफ टर्न्स, वैसे ये स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन अपॉन एल के। तो जो सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये हो जाता है न्यू नॉट आई एन अपॉन एल। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स कह रहे हैं कांस्टेंट रखें, कीपिंग नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, तो इसका मतलब है पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, जब इन्वर्स रिलेशन है और लेंथ डबल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाफ। तो पूछा था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये डी क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो पूछ रहे हैं ऑप्शन में टेस्ला, वेपर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो तीनों ही हमारे तीनों आपस में इक्वल है न्यूमेरिकली। कौन कौन? टेस्ला, वेपर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। देखो ना एक फार्मूला होता है F इक्वल टू वैल्यू, तो V बराबर हो जाएगा F अपॉन एल। F बोले तो न्यूटन, I बोले तो करंट, L बोले तो लेंथ यानी कि मीटर। क्या इन तीनों के अलावा भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का कोई यूनिट होता है? जी हाँ होता है, लेकिन वो इन तीनों के इक्वल नहीं होता। मतलब ये तीनों तो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन ये तीनों उस यूनिट से कितने टाइम बढ़े हैं? 10 की पावर 4 टाइम्स। और वो चौथा यूनिट है गॉस, लेकिन गॉस इनसे छोटा होता है। ये सब अगर गॉस से 10 की पावर 4 टाइम्स बढ़े हैं, यानी एक टेस्ला में या एक वेपर पर मीटर स्क्वायर या एक न्यूटन पर एम्पेयर मीटर में 10 की पावर 4 गॉस आएंगे, तो एक गॉस में टेस्ला कितना आएगा? उल्टा कर लें, 10 की पावर -4 टेस्ला। कौन सा सवाल है कि इफ़ करंट इन द वायर इज डायरेक्टेड इन टू द पेज एंड द वायर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द पेज, then direction of magnetic circles will be। ऑप्शन ए में क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी। तो डियर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अगर करंट इन द वायर इज डायरेक्टेड इन टू द पेज तो हमेशा क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक सर्कल क्या होगी? क्लॉकवाइज। आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। मैंने पूछा कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है? क्या 10 की पावर 4 गॉस के? ऑप्शन ए बी में था वेपर मीटर और सी में था बोथ एन बी। अक्सर बच्चों का जवाब आया बोथ एन बी। बच्चों एग्जामिनर धोखेबाज है, धोखा देता है कदम कदम पे। देखो वेपर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है टेस्ला, वेपर मीटर के थोड़ी होता है। इन ऑप्शन में से सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, यानी 10 की पावर 4 गॉस। बच्चों एग्जामिनर का एक नया धोखा, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एक ऑप्शन था वेपर, एक था टेस्ला, एक था वेपर पर मीटर और एक था वेपर मीटर स्क्वायर। अक्सर लोगों ने टेस्ला और वेपर मीटर स्क्वायर पे टिक किया। वो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं पूछ रहे हैं, अब खाली क्या पूछ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रहे टेस्ला, वेपर मीटर स्क्वायर वो सब तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट है। अब खाली मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है खाली वेपर। वेल वेपर होता किसके बराबर है? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। याद है जो टेस्ला था वो न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर था, अब की दफ़ा क्या है? न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ठीक है, यानी फोर्स और लेंथ ऊपर है, करंट नीचे। तो मेरे भाई यहाँ बात हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स की, जिसका यूनिट क्या होगा? वेपर, या फिर कह सकते हो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अच्छा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने डिस्कवर किया? तो भाई इस बहुत बड़ा खाना ये था ओरेस्टेड भाई, और किस ईयर में था? 1819 में। तो फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अब्बा जी किसको कहा जाता है? ओरेस्टेड को। और ईयर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कौन सा ईयर है? 1819।
चालाक और मक्कार ज़माना एग्जामिनर की एक और मक्कार पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी की डायमेंशन क्या होती है। वेल बी का फार्मूला एफ अपॉन एल। एफ बोले तो न्यूटन, नहीं मेरे फोर्स का यूनिट चाचा न्यूटन। करंट का बोले तो एम्पेयर और लेंथ का बोले तो मीटर। अब बच्चों गौर से देखो कि एम्पेयर पर मीटर तो इस नॉर्मल, न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैथ्स के रूल के तहत देखें तो प्लस मीटर और माइनस मीटर आपस में लड़ के मर जाएंगे। यहाँ से बचेगा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। वेल किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का, तो डायमेंशन इसकी एम हो जाएगी। सेकंड किसका होता है? टाइम का, तो डायमेंशन चूँकि ऊपर -2 है तो टी पे भी -2 आ जाएगा। और करंट का यूनिट एम्पेयर और डायमेंशन भी ए ही होती है 99% बुक में। एक आध बुक में आई होती है लेकिन बहुत कम, ज़्यादातर ए ही होती है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे क्या दिया है, ऑफकोर्स ए ही दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा m(t-2 a-1)। जो जालिम एग्जामिनर का अगला खौफनाक वार तैयार रहते हैं, बोल रहा है कि भाई ये बताओ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका क्या डायमेंशन होता है। अबे यार एग्जामिनर भाई तो क्या कहता है भाई? वेल इसका यूनिट हमने पढ़ा था भाई, वेपर भाई होते हैं जो कि बराबर होते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो चाचा न्यूटन को तो हम कई बार देख चुके हैं कि क्या होता है भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वाल अगर देखो तो मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो गया मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पर एम्पेयर ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। केजी का मतलब है कि ऑफकोर्स मास, मीटर स्क्वायर का मतलब है लेंथ स्क्वायर, एम्पेयर नेगेटिव तो एम्पेयर नेगेटिव, S-2 तो बोले T-2। तो बड़े आराम से बच्चों हमने कर लिया किसका डायमेंशन, वेपर का डायमेंशन। जो पूछा था परमीएबिलिटी न्यू नोट की वैल्यू बताएं, तो भाई बहुत सारे ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन होता है इसका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अब बड़ी दिलचस्प बात है, आखिर इसका यूनिट क्या होता है? तो होता है वेपर पर एम्पेयर। वेपर पर एम्पेयर, तो क्या आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं? कल को पूछ ले एग्जामिनर का क्या भरोसा। तो भाई अभी तो हमने देखा था कि वेपर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है जिसकी डायमेंशन आई थी ml² a-1 t-2। तो ऑफकोर्स इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? एम्पेयर से। अगर परमीएबिलिटी की हमें डायमेंशन चाहिए, ऑफकोर्स ये ए ऊपर जाके मजीद माइनस हो जाएगा, यानी कि a-2 हो जाएगी भाई, बाकी सब ऊपर हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय विच इंस्ट्रूमेंट? तो आंसर है मैग्नोमीटर। इन CRO इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम, CRO इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम, तो आंसर होगा कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम सारी एमसीक्यूज को पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं। ECG क्या रिकॉर्ड करता है? वोल्टेज फ्रॉम हार्ट। वैसे ECG का ताल्लुक हार्ट और ब्रेन दोनों से ही होता है। अब ये जो रिलेशन है F=Vil, इसमें कह रहे हैं I और L एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनवर्स। देखो जब भी इस तरह का सवाल है, बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो। आप क्या करो, I और L के अलावा जो चीज़ें उनको 1 ले लो। जब 1 हो जाएगा तो 1=IL, B भी 1 हो गया। I को थोड़ा चेंज कर दो ना, फिर ऐसा बना दो ताकि 1 से और इसमें फर्क रहे। तो L=1/I। ऑफकोर्स कौन सी रिलेशन होती है? इनवर्स होती है। वैसे भी अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक उधर जाके डिवाइड होगा, इनवर्स रिलेशन। फिर कह रहे हैं मूविंग चार्ज कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक? तो रखो जो चार्जेस एट रेस्ट होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा करते हैं, लेकिन जो मूविंग चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स भी पैदा करते हैं और मैग्नेटिक भी करते हैं। ये अलग बात है कि मूविंग चार्ज को अगर आप कंडक्टर के अंदर से गुजारेंगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन एक नॉर्मल मूविंग चार्ज की बात हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। MCQs आई थी, इंड्यूस EMF डिपेंड्स अपॉन V पे, B पे या L पे? तो जवाब है ऑल ऑफ देम, क्योंकि एक फार्मूला होता है इंड्यूस EMF = VBL साइन ऑफ थीटा। तो ऑफकोर्स V पे भी डिपेंड करता है, B पे भी और L पे भी। ये बहुत अहम बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम B से जाहिर करते हैं, यूनिट टेस्ला भी होता है, वेब पर मीटर स्क्वायर भी होता है।
इसकी डायमेंशन है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। अब एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी बी की जब डॉट प्रोडक्ट एरिया से ले लेते हैं तो देखो जाहिर सी बात है, एरिया का मतलब है मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, वेपर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कट जाता है, खाली वेपर यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। डायमेंशन क्या होगी, देखो वही जो बी की है, बस एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर एक क्या लाती है परमिएबिलिटी न्यू नॉट। ये क्या होती है, वेपर पर मीटर, यानी वेपर को मीटर से डिवाइड कर दो। दूसरे लफ्ज़ों में वेपर के वक्त डायमेंशन क्या थी, एम टी माइनस टू ए माइनस वन एल स्क्वायर, इसको एल से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगी न्यू नॉट परमिएबिलिटी की डायमेंशन एम टी माइनस टू ए माइनस वन। एल स्क्वायर था मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो इसमें खाली क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये बहुत अहम है, इसको ध्यान में रखना। ये बहुत अहम बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम बी से जाहिर करते हैं, यूनिट टेस्ला भी होता है, वेब पर मीटर स्क्वायर भी होता है, इसकी डायमेंशन है एम टी माइनस टू ए माइनस वन। अब एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसी बी की जब डॉट प्रोडक्ट एरिया से ले लेते हैं तो देखो जाहिर सी बात है, एरिया का मतलब है मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, वेपर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कट जाता है, खाली वेपर यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। डायमेंशन क्या होगी, देखो वही जो बी की है, बस एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। और फिर एक क्या लाती है परमिएबिलिटी न्यू नॉट। ये क्या होती है, वेपर पर मीटर, यानी वेपर को मीटर से डिवाइड कर दो। दूसरे लफ्ज़ों में वेपर के वक्त डायमेंशन क्या थी, एम टी माइनस टू ए माइनस वन एल स्क्वायर, इसको एल से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगी न्यू नॉट परमिएबिलिटी की डायमेंशन एम टी माइनस टू ए माइनस वन। एल स्क्वायर था मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो इसमें खाली क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये बहुत अहम है, इसको ध्यान में रखना। तो बहुत अहम MCQs दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। टू मिनिमाइज द सेल्फ इंडक्टेंस द वायर इज डबल बैक ऑन इट सेल्फ बिफोर बींग कॉइल्ड अप सच अ कॉयल इज सेट टू बी। यानी मिनिमाइज करना है अगर सेल्फ इंडक्टेंस को, तो हम कहते हैं वायर डबल बैक कर रहे हैं ऑन इट सेल्फ बिफोर बींग कॉइल्ड अप, तो सच अ कॉयल इज सेट टू बी। इंडक्टिव, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन या नॉन इंडक्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर है नॉन इंडक्टिव। इसी तरह दूसरी MCQs भी इसी टॉपिक से रिलेट है। इन डैश वाइंडिंग करंट flow in opposite direction in the double wires and consequently the magnetic flux set up by one wire is neutralized by that due to the other wire, hence self-induced EMF will not be produced when the current through the current change. Option A inductive, बी सेल्फ इंडक्टेंस, सी म्यूचुअल इंडक्टेंस, डी नॉन इंडक्टिव, तो इसका करेक्ट आंसर भी है नॉन इंडक्टिव। यानी हम कह सकते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इन द डबल वायर, वही बात है। एंड कॉन्सिक्वently द मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप बाय वन वायर इज न्यूट्रलाइज्ड बाय दैट ड्यू टू द आउटर वायर, hence self inductance EMF will not be produced when the current through the current chain. To minimize their dash, coil of the bridge and resistant boxes are so wound as to set up extremely small magnetic field. To minimize their dash, coil of the bridge and resistant boxer are so found as to set up extremely small magnetic fields. To minimize their क्या इंडक्टिव, क्या सेल्फ इंडक्टिव, म्यूचुअल इंडक्टिव, तो अब करेक्ट आंसर है सेल्फ इंडक्टिव। देखो बेसिकली सेल्फ इंडक्टिव को ही करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस टॉपिक को हम कहते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, वो की किस लिए जाती है, सेल्फ इंडक्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए। ओके जी, मैग्नेटिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इज गिवन बाय P इक्वल टू 40I माइनस 80K वेव पर मीटर स्क्वायर। हाउ मच फ्लक्स पास थ्रू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लूप इन दिस रीजन। बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ द लूप लाइज फ्लेट इन द XY प्लेन। देखो पहले कौन सा समझो, बात हो रही है मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की 40I माइनस 18K। चलो भाई, यूनिट वेव पर मीटर स्क्वायर है, यानी कितना फ्लक्स पास हो रहा है 5 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर से
in this region if the loop lies flat in xy plane. अब अगर लूप एक्स वाई प्लेन में है तो देखो ये हमेशा थर्ड डायमेंशनल चलती है परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या होगा कि एरिया की डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस तो इसके साथ क्या लगेगा, के लगेगा। अब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर तक मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4। याद रहे सेंटीमीटर से मीटर हो तो 10 की पावर -2 और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हो तो -4। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब ये फार्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट होती है बी और ए की। डॉट प्रोडक्ट में हमको अच्छी तरह पता है कि आई और के तो ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ के और के आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो भाई यहाँ के 18 है, यहाँ 5 × 10 की -4 है, कर दीजिए। 18 5 = 90, ये ज़ीरो जो है माइनस पावर को खाएगा। फाइनल आंसर 9 × 10 की -3 वेव पर। देखो बच्चों बड़ी अच्छी MCQs हैं। इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लोज in such a direction has to oppose the change which is giving rise to it. This statement is of Ampere law, Coulomb law, Gauss's law, Lenz law। तो करेक्ट आंसर है लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस करंट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन हैज़ टू अपोज द चेंज विच इज़ गिविंग राइज टू इट। ठीक है, हाँ जी। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल एन फाई। यार ये बड़ी है मैम, ठीक है, बहुत बार पेपर में रिपीट हुई है, ज़रा सीरियस होके। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द फ्लक्स थ्रू कॉइल एन पाई इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लक्स लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर बराबर होती है 0.5 Li²। आई से मुराद करंट, एल से मुराद इंडक्टेंस, या हाफ Li²। अब देखो इस फार्मूले पे बहुत न्यूमेरिकल है। एक आया था कि इफ़ करंट इंक्रीज 100 टाइम्स देन एनर्जी स्टोर इन कंडक्टर विल। सो यार इस फार्मूले में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर के, अगर इंडक्टेंस कांस्टेंट रहता है। करंट अगर 100 टाइम बढ़ रहा है तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 टाइम। एनर्जी 10,000 टाइम बढ़ेगी। और जनाब नेक्स्ट ईयर जो एक सवाल आया था वो ये आया था कि इंडक्टेंस इन्होंने लेंथ जो है वो 2 मीटर दी हुई थी, एल से मुराद लेंथ, और करंट दिया हुआ था 10 एम्पीयर, और पूछ क्या रही एनर्जी। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा भाई, हाफ Li²। तो फार्मूला लगा दीजिए और एल की जगह लेंथ यानी 2 पुट कर देंगे। यह लहदा बात है, हाफ और 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। आंसर हो जाएगा 100 जूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लो।